हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मिड लाइन आकलन कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 प्रश्न दिया गया है तो उनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, ध्रुवीय भालू का रंग सफेद क्यों होता है? इसका कारण बताना है। ठंड से बचने के लिए, सफेद बर्फ पर इन्हें देखना कठिन हो इसलिए, इन्हें सुंदरता प्रदान करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाले अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो अग्निशामक यंत्रों में जो अम्ल प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। मिट्टी के तेल में बर्फ डालने पर बर्फ की सही स्थिति क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। तने की काट के दिए गए चित्र में एक्स, वाई तथा जेड क्रमशः होंगे। तो एक्स को बोला जाएगा त्वची ऊतक, वाई है भरण ऊतक और जेड है संवहन ऊतक। ये चारों प्रश्नों के उत्तर मैंने पहले बताए। उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। लोहे के हथौड़े के ऊपर कागज लपेटकर आग पर रखने से कागज के नहीं जलने का कारण उष्मा के संचरण की कौन सी विधि है? तो ये कौन सी विधि होगा? चालन होगा, संवहन होगा, विकिरण होगा। चालन तथा संवहन दोनों होगा। तो क्या होगा इसका उत्तर? चालन। निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिया गया है, सभी दो दो अंकों के लिए प्रश्न है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता प्रबंधन हेतु किन्हीं 2 अच्छी आदतों को लिखिए। तो कूड़ा करकट निर्धारित स्थान पर फेंकना चाहिए, नलों के आसपास स्वच्छता रखना चाहिए, शौचालय को उपयोग करने के पश्चात उचित मात्रा में पानी डालना चाहिए। लोहे की वस्तुओं पर पेंट या ग्रीस की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं पर नम हवा के संपर्क में जंग लग जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है जिसके कारण लोहे की वस्तुओं की बहुत अधिक हानि होती है। उसे इस हानि से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट या फिर ग्रीस की परत चढ़ाई जाती है। 8वां प्रश्न देखते। रेलगाड़ी की एक टिकट की लंबाई 5.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 0.03 मीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? रेलगाड़ी के टिकट की लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 गुना 0.03 मीटर, चूंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 0.0 मीटर का कितना हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर। तो 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोनों की जो मात्रक है वो समान करेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उष्मा के सुचालक पदार्थ होता है लोहा और तांबा, कुचालक पदार्थ होता है लकड़ी, रबड़। इसके अन्य उदाहरण भी आप विज्ञान से की पुस्तक से याद कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट को पहले से याद भी हो सकते हैं। रीलिंग किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊन से रेशा प्राप्त करने की प्रक्रिया में रेशों को रंगने के बाद सीधे करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है, जिन्हें रीलिंग कहते हैं। तो रीलिंग आप लोगों को समझ में आ गया कि रीलिंग क्या होता है। उन रेशों से प्राप्त करने की में रेशों को रंगने के बाद सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उन्हें धागा बनाया जाता है, जिसे रीलिंग कहते हैं। मानव गतिविधियों से जल किस प्रकार दूषित हो रहा है? 3 कारण। मानवीय क्रियाकलाप, नदी तालाबों में नहाने, कपड़ा धोने, जानवरों तथा गाड़ी धोने से जल क्या होता है? प्रदूषण होता है। खेती से खेतों में डाले जाने वाले कीटनाशी, खरपतनाशी दवाइयों, रासायनिक खाद से जल प्रदूषित होता है। उद्योगों से भी होता है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदी तालाब में मिलने वाली जल से प्रदूषित होता है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद दिया गया Fe+S, FeS, इसको शब्द समीकरण देना है। तो आयरन प्लस सल्फर से क्या बनता है? आयरन सल्फाइड बनता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को जलाने पर क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
सल्फर को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से मैंने उत्तर मानव गतिविधि से जल किस प्रकार प्रदूषित होता है इसके 3 कारण फिर आपको समझाया। दिए गए समीकरण के शब्द समीकरण बनाइए। उसके बाद ये प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़ेंगे पहले। अब सब विभिन्न प्रकार की पेशियों को दर्शाया गया है। इन तीनों में पाए जाने वाले एक एक अंतर एक एक उदाहरण सहित आपको समझाना है। सबसे पहला वाला जो दिख रहा है वो ऐच्छिक पेशियां है, जो इच्छा से कार्य करती है, जैसे कि आपका हाथ हो गया, पैर की पेशियां हो गया। दूसरा है आपका अनैच्छिक पेशियां, जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। कौन सा होगा, आहार नाल, रक्त नलिकाओं की पेशियां। उसके बाद स नंबर का जो चित्र दिख रहा है वो क्या है, हृदय पेशियां। जब बनावट में इच्छिक के समान, किंतु इन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। वो कौन सा होगा पेशिया, हृदय की पेशिया। तो इस तरह से आपको तीनों चित्रों को समझ में आ गया होगा। पहला है आपका ऐच्छिक पेशिया, दूसरा है आपका अनैच्छिक पेशिया, और स नंबर का जो चित्र दिया है वो हृदय पेशिया। तो इसमें से अंतर आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद ये 14वां नंबर का प्रश्न देखते, चित्र द्वारा उष्मा के किस प्रभाव को दर्शाया गया, इसको आपको समझाना है। तो गैसों में गर्म करने पर प्रसार होती है एवं ठंडा करने पर वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। दिया गया चित्र में गैस में उष्मा से प्रसार की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब बोतल के मुंह में फुग्गा लगाकर गर्म पानी की बोतल में रखा जाता है तो फुग्गा क्या हो जाता है, फूल जाता है। चूंकि गर्म पानी के प्रभाव से बोतल के अंदर की गैस का क्या होता है, प्रसार होता है, एक्सपैंड होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो रंध्र के 2 कार्य बताना है। रंध्र द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जल वाष्प रंध्रों द्वारा बाहर निकलती है। तो ये 2 इसके कार्य हुए। उसके बाद मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर हाइड्रिला में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। 5 अंकों का ये प्रश्न है। तो इस तरह से आपको एक नामांकित चित्र बनाना है पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग होता है वो लार ग्रंथि हो गया, ग्रसनी है, ग्रास नली है, यकृत है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय और मल द्वार होते हैं इनके प्रमुख अंग। उसके बाद हाइड्रिला के पौधों को बारे में बताना है। प्रकाश संश्लेषण इसमें किस तरह से होते हैं। हाइड्रिला का पौधा बीकर, इसमें आपको जल भरना है, कीप लेना है, परखनली लेना है, ऑक्सीजन लेना है। इसमें आपको हाइड्रिला के पौधे को उल्टा लटका देना है। तो इसमें आपको CO2 गैस बुलबुले के रूप में दिखाई देता है, जिसमें आपको माचिस की तीली ले जाने पर तेजी से जलने लगती है। तो ये हाइड्रिला का एक्सपेरिमेंट है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन ये चित्र को अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख बनाकर उसकी स्थिति, प्रकृति और आकार को लिखना। 5 अंकों का ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु के दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख। तो आरेख यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर C पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। और जो प्रतिबिंब का आकार बनेगा वो क्या होगा, वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। जो आकार होगा वस्तु के बराबर का आकार होगा। अथवा प्रश्न देखते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं उनको आपको बताना है। परावर्तन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। और कोण I बराबर क्या होता है, कोण R। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, और N यहाँ पर क्या है, अभिलंब है। तो इस तरह से आपको दर्पण द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण का प्रदर्शन करना है। कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। कौन से सब्जेक्ट और ज़रूरत है वो कमेंट बॉक्स पर लिखें, ताकि मैं उनको जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
वीडियोस को आप लोग शेयर नहीं करते तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका हेल्प ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।